हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसीसी लर्निंग। तो आज हमारी वीडियो एसीसी का F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने मीन मीडियन मोड कवर कर लिया, तो अब हम मेजर्स ऑफ स्प्रेड यानी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है। मैंने भी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपसे कही थी कि जब वेरिएंस वर्ड आएगा वो मैं आगे अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए मैंने वहां पे वो स्किप कर दिया था। तो मेजर्स ऑफ स्प्रेड यानी हमारे दो तरीके के मेजर्स ऑफ स्प्रेड होते हैं। एक स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना आ गया तो वेरिएंस अपने आप आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? द स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ वे ऑफ मेजरिंग हाउ फार अवे ऑन एवरेजिंग द डेटा पॉइंट्स आर फ्रॉम द मीन। मतलब अभी हमने मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करा था ना, तो अब हम ये निकालते हैं कि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू जो एवरेजिंग है वो अभी भी कितनी फार अवे, मतलब ये थोड़ा मोर एक्यूरेट होता है। इन अदर वर्ड्स दे मेजर एवरेज वेरिएबिलिटी अबाउट द मीन। मतलब ये मीन ही कैलकुलेट करते हैं बट थोड़े और अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल सपोज डेटा ये सब चलते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, बेसिक आप इसे याद कर लीजिए तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। जब हमारे पास सिंगल रो वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें ये फॉर्मूला लगता है, समीशन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एन। और जब हमारा डबल रो वाला होता है तो क्या फॉर्मूला यूज हो जाता है, समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एक्स माइनस समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये आपको फॉर्मूला लर्न करने पड़ेंगे। थोड़े इजी फॉर्मूला है, एक दो बार आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे इजी। जैसे अब इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, हम सॉल्यूशन से देख लेते हैं। ये इन्होंने हमें कुछ मिड पॉइंट्स हमने कैलकुलेट करे। ये अभी मैंने आपको एक बार सिखा दिया था कि जब टू टेबल की होती है तो उसमें हम एक्स कैसे निकालते हैं। इसको और इसको प्लस करके डिवाइड बाय 2। तो हमने इसके मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करे, इसका स्क्वायर करा, हमें फॉर्मूला में नीड होगी इसकी इसलिए। फिर एफ हमें गिवन था, हमने एफ एक्स की मल्टीप्लाई करी, एफ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करी, इन तीनों का सम निकाल लिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, समीशन एफ एक्स स्क्वायर क्या है ये, तो समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ये अपॉन ये का होल स्क्वायर। तो ये देखिए आपका इससे वेरिएंस आ गया, सॉरी आपका इससे स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जब आप स्क्वायर करते हैं, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है, इसका आप जब स्क्वायर करेंगे तो वो वेरिएंस के बराबर होता है। अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं तो आपका वेरिएंस कैलकुलेट हो जाता है, जैसे इन्होंने करके दिखाया होगा किसी क्वेश्चन में। ये इन्होंने टू टेबल का क्वेश्चन दे रखा है, आप इसे सॉल्व करिएगा। ऐसी एक इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ स्टैटिकल मेजर ऑफ द डिप्रेशन ऑफ डेटा पॉइंट्स इन अ डेटा सीरीज अराउंड द मीन। मतलब ये हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद का प्रोसेस है। ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये एक रेशियो होता है जिससे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के आपस में क्या कनेक्टेड है, वो किस चीज से उनका डिफर है, हमें उनके बीच में बेसिकली डिफरेंस पता चलता है। तो इसलिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी हमने ऊपर निकाला डिवाइडेड बाय मीन। मीन हमने इससे पिछली वीडियो में निकालना सीखा था, तो जिन लोगों ने अभी तक पहले वो वीडियो नहीं देखी है, मीन मीडियन मोड वाली मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो पहले आप वो देख लेगा, मैं उसका लिंक यहाँ पे डाल दूंगा। अब यहाँ पे एक उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ वीकली वेजेस ऑफ वर्कर्स इन टू कंट्रीज। अब दो कंट्रीज में गवर्नमेंट अपना कंपैरिजन कर रही है कि वो वर्कर्स को कितना देती है। तो अब हमें ये निकालना है कि इन दोनों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। सेम इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। देखिए दोनों ने यही निकाल रखा है, तो अब हम इसके थ्रू ही कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री में हमारे वेजेस ज्यादा दिए जा रहे हैं, कौन सी कंट्री में कम। देखिए हेंस वी सी दैट इन फैक्ट इट इज कंट्री डब्ल्यू दैट हैज द हायर वेरिएबिलिटी इन बेसिक ऑफ वीकली वेजेस। अब उन्होंने नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है, in country P, the coefficient of variation for the salaries of trainee accountants is 40%, while in country Q it is 60%. Which of the following statements can be made on the basis of this information? Select all that apply. Okay. So option A, in P, 40% of trainee accountants have a below average salary. नहीं,
In Q, the lowest salary of trainee accountants is 60% of the averages. Next, salaries of trainee accountants are more variable in Q than in P. ये एक ऑप्शन ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 60% हमारा कोफिशिएंट आ रहा है, वह 40%, यानी Q में ज्यादा वेरिएबल है कंपेरेटिवली P। लास्ट पढ़ने की फिर नीटी में है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या होता है? हमने एक प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, तो वो प्रोबेबिलिटी का मतलब ही एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है। अब प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेसेस द लाइकहुड ऑफ एन इवेंट अकरिंग, कौन सा इवेंट होने के कितने चांसेस हैं, ये जो कैलकुलेट होता है ये हम प्रोबेबिलिटी से करते हैं। प्रोबेबिलिटी हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? प्रोबेबिलिटी आप करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की कभी 0 नहीं हो सकती और प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी 0 से हमेशा बड़ी होगी और 1 से हमेशा छोटी होगी, या फिर इक्वल टू 1। 1 हो सकती है प्रोबेबिलिटी और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, और कभी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट को छोड़ के कभी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती। जैसे मैं कहूं कि एक डाई पे टेल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। क्यों? क्योंकि डाई पे टेल्स और हेड नहीं होते, उस पे 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग होती है। ये सब थ्योरी है, आप इसे रीड करिएगा एक अच्छे से। यह इन्होंने क्वेश्चन कर रखा है, दे रखा है, वो करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल शो अ नंबर लेस देन 3? एक डाई को रोल करा गया है और अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नंबर शो हुआ है वो लेस देन 3 हो। तो एक डाई पे कितने नंबर होते हैं? 1 से 6 तक। इसमें लेस देन 3 कौन से नंबर है? 1 एंड 2। तो अब हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हमेशा एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, आपको पूरे सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे कि टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी आपको किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जो आपके फेवरेबल आउटकम आए, जैसे यहाँ पे 1 एंड 2 हमारा फेवरेबल आउटकम है, दिस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी 1 से लेकर 6 तक, तो 6 हो गए, तो हमारा 2/6 यानी 1/3 हमारी प्रोबेबिलिटी है। ये सब मैं थोड़ा स्पीडी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये लगभग आप लोगों का करा हुआ है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, इन्हें हम जल्दी कवर करेंगे जिससे हम बेकार की चीजों पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। ऐसी एक क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप खुद करने का ट्राई करिएगा, नहीं आए तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं बता दूंगा। अब इसके बाद आता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो मैनी बिजनेसेस सिचुएशन रिक्वायर्स अ चॉइस बिटवीन न्यूमरस कोर्सेज ऑफ एक्शन। ये मतलब एक थ्योरी का पार्ट है, इससे पढ़िएगा। हम यहाँ से पढ़ते हैं, वन टेक्निक विच कैन बी जज इन द फाइनेंशियल आउटकम ऑफ वेरियस ऑप्शंस। मतलब जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं किसी चीज को करने के, तो उसका एक हम अगर एक हम अच्छा सा ऑल्टरनेट ढूंढने, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, तो वो कैसे होता है? तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कंसिडर्ड एज EV इज इक्वल टू समेशन PX, जहाँ पे हमारा X क्या है? आउटकम, और P हमारी प्रोबेबिलिटी। हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे मैंने एक इलस्ट्रेशन दे रखा है कि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये तो हमारे X हो गया, ये हमारा नंबर ऑफ डेज, ये हमारे F हो गए बाय द वे। अब हमें पर कैलकुलेट क्या करना है? एक्सपेक्टेड वैल्यूज। एक्सपेक्टेड वैल्यूज का फॉर्मूला क्या होता है? EV इज इक्वल टू समेशन PX। सही है, तो अब हमें X गिवन है, यहाँ ये रहे हमारे पास X, हमें PX निकालना है, तो हम पहले इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है? आप इसका पहले सम करिए, 40, 60, 100, 80, 200, तो इसका सम 200 आ गया, तो इन सबको 200 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब देखिए, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, मैंने ऊपर बताया था ना कि प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के बराबर होता है, तो ऐसे हमने इसमें से एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब ये इलस्ट्रेशंस करिएगा आप। लिमिटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज, एक्सपेक्टेड वैल्यू के क्या लिमिटेशंस होते हैं? वी आर नॉट एडवोकेटिंग दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यूज अप्रोच इज आइडल। हम ये नहीं कह रहे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट होने वाली है। इट इज मियरली एन एड टू डिसीजन मेकिंग, ये बस एक आपको हेल्प करती है जिससे आप डिसीजन आसानी से ले सको। At the end of the day, decisions are made by the managers by their knowledge, experience, and judgment. Techniques such as expected value can provide information to aid that decision, but never replace. अगर मैं आपको उसका क्रक समझाऊं, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको हेल्प कर सकती है, बट जरूरी नहीं है कि वो एक लॉ हो गया कि आपको ये करना ही है। वो अल्टीमेटली मैनेजर के ऊपर है कि मैनेजर क्या डिसीजन लेना चाहता है। अब इसके बाद हमारे आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि अब हम अपने डेटा को हमने बना लिया, अब हम उसको किस किस तरीके से दिखाते हैं। We will now combine what we have learned about probability with what we learned about mean and standard deviation. अभी तक हमने जो जो पढ़ा, अब हम उसे कैसे शो करेंगे। तो हमारी अलग अलग तरीके के चार्ट्स हैं कि अब किस किस तरीके से शो कर सकते हैं।
जैसे नॉर्मल, ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आपने इसे देखा होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें जैसे बेल कर्व क्या होता है, अगर आप इन सबके हायर पॉइंट्स को ज्वाइन करते चलेंगे, ये देखिए इसका यहाँ से हायर पॉइंट ज्वाइन करा, यहाँ से करा, तो ये जो एक कर्व डिजाइन हो रहा है, इस कर्व को हम बेल कर्व बोलते हैं। अगर आप इस बेल कर्व के बिल्कुल सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो आपकी मीन होगी, वो जहां टच कर रही होगी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो ये कुछ आपके वी कैन से स्टडीज हैं जिससे आप इजीली एक ग्राफ के थ्रू काफी सारी चीजें लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो, स्टडी कर सकते हो। ये सब आपका इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, इसे एक बार रीड करिएगा। एज एन ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो आपके लिए टाइपिंग का, ड्राइंग का ऐसा कुछ नहीं आएगा, तो आप इन सब चीजों को एक अच्छे से रीड करिएगा। रीड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके थ्रू कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो आज हमारा ये चैप्टर सोर्सेस ऑफ डेटा कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो बहुत शॉर्ट है, एक्सट्रीमली शॉर्ट है। क्यों? क्योंकि मेरे को बस ये छोटा सा टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन मैं लास्ट वीडियो में कंप्लीट नहीं करा था, बिकॉज आपके लिए बहुत सारे न्यूमेरिक चीजें बढ़ जाती, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बढ़ जाते। आप इन पांचों चीजें लगती आसान है, बट अगर जब तक आप इन्हें कैलकुलेट नहीं करेंगे, खुद सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें करना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में जब सब कुछ एक साथ आता है तो वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हमारे एसीसीए में कोई हायर मैथ्स नहीं आएगी, ऐसी छोटी छोटी बेसिक मैथ्स आती रहेंगी। अब आपका जो अगला चैप्टर है, आई गेस कॉस्ट क्लासिफिकेशन, एक मिनट देखते हैं। ये सब टेस्ट अंडरस्टैंडिंग के सॉल्यूशंस है। यस, हमारा अगला चैप्टर है प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ एक वीडियो में कवर हो जाएगा, इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं। तो ये सिर्फ हार्डली एक वीडियो का चैप्टर है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करके रखें। मैं थोड़े टाइम से चैनल पे इनएक्टिव था, बट अब दोबारा से एक्टिव हुआ हूँ, तो आप ये चैप्टर कंप्लीट करके रखें। अभी तक हम लोगों ने एसीसीए के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, कल हम 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो विद इन दिस मंथ मेरी कोशिश रहेगी कि आपका ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी ऑफ द कोर्स खत्म हो जाए। और मैं बहुत तेज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा। तो प्लीज अपना ध्यान रखिए, जितना हो सके बार बार रीड करिए, पढ़ाई करिए, नए नए क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है आप मेरे को इंस्टा पे डीएम करिए, मेल करिए। मैंने अपनी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे मेंशन कर रखी है। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।